प्यारे बच्चों, अज आपां रसायनिक संयोजन के नियम जो हैं उन्होंने बारे पढ़ांगे। जो ਵੱਖ-ਵੱਖ क्रियावां ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਨਵੇਂ जो ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਦਾਰਥ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਨਿਯਮ ਹਨ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਰਮਾਣੂ ਹਨ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਅਣੂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਣੂ ਅੱਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੋ ਯੌਗਿਕ ਅਤੇ ਪਦਾਰਥ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। तो सब तो पहला आप पढ़ांगे पुंज संरक्षण का नियम। जदों इस तरह क्रियावां हुंदियां हन तां किसी भी रसायनिक परिवर्तन दे विच जो पुंज है उस विच कोई भी परिवर्तन जो है वो नहीं हुंदा है तो पुंज जो है स्थिर रहिंदा है। इस नियम अनुसार पुंज का ना तो सिरजन हुंदा है ना ही इसका विनाश हुंदा है। तो पुंज जो है वो किसी भी क्रिया दे विच नहीं बदलता। क्रिया तो पहला ਅਤੇ क्रिया तो बाद जिन्ने रसायन होंदे हैं उन्हां दा जो पुंज है स्थिर हुंदा है। इस तो बाद साडे कोल जो दूसरा नियम है वो है स्थिर अनुपात का नियम। भाव किसी भी यौगिक दे विच जिस अनुपात दे विच दो या दो तो वध तत्त जो हैं वो जुड़े हुए होंदे हैं जां सानूं प्राप्त हुंदा है उसका अनुपात स्थिर उस तरह ही रहिंदा है। आपां उदाहरण के तौर पर ले लीए पानी। पानी दे विच हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होंदी है। हाइड्रोजन का जो पुंज है वो 1 है, ऑक्सीजन का जो पुंज है वो 8 है। भाव कि पानी में तुसीं किसी भी स्रोत तो लै लो तो उस विच इसका अनुपात 1:8 हाइड्रोजन ते ऑक्सीजन का इन्ना ही अनुपात रहेगा। भाव कि 9 ग्राम पानी दे विच हमेशा 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम जो ऑक्सीजन है वो होगी। इस तरह जे आप होर उदाहरण ले लीए जिस तरह अमोनीया दे विच NH3 तो नाइट्रोजन का जो पुंज है वो 14 होंदा है। 3 हाइड्रोजन का पुंज जो है वो 3 होंदा है। और इस तरह जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात है 14:3 रहेगा। भाव कि 17 भागों विचों 14 भाग नाइट्रोजन और 3 भाग जो हैं वो हाइड्रोजन के होंगे। तो यह अनुपात निश्चित होंदा है। तो इसनूं किसी भी क्रिया दे विच ये जो है ये नहीं बदलता। तो इसका अनुपात हमेशा क्रिया दे विच स्थिर रहिंदा है। इस तो बिना असीं होर कुदरत दे विच कोई भी जो रसायन है वो ले लीए वो जिस अनुपात दे विच उसके जो अणु हैं जुड़े हैं वो हमेशा उस अनुपात दे विच ही रहणगे। असीं चाहे जिस भी स्रोत तो उसनूं प्राप्त कर लईए। डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिता। हुण आपां इहदे बारे पढ़ांगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन ने जो इंग्लैंड का विज्ञानी सी जिसका जन्म 1766 ईस्वी के होया। एक गरीब परिवार के रहिंदा सी। इसने सानू जो परमाणु सिद्धांत की थ्योरी दी। इस अनुसार सारे पदार्थ हैं जो वो परमाणुओं तो मिलकर बने हुए हैं। परमाणु नूं असीं वंड नहीं सकते। भाव कि जो परमाणु हैं उन्होंने असीं भाग नहीं कर सकते ना ही असीं इन्हां दा विनाश कर सकते हाँ। इस तरह दिते गए तत्त के सारे परमाणुओं का पुंज और जो रसायनिक गुण हैं ये समान होंदे हैं। जो ਵੱਖ-ਵੱਖ तत्त हैं उन्होंने पुंज और रसायनिक गुण ਵੱਖ होंदे हैं। पर ਵੱਖ-ਵੱਖ तत्तों के जो परमाणु हैं वो आपस में मिल के एक छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में जुड़ते हैं। भाव कि जो यौगिक बनता है वो खास अनुपात में जुड़ता है। इस तरह कोई भी यौगिक है उस परमाणुओं की संख्यक संख्या और किस्मां जो हैं वो निश्चित होंदियां। तो इस तरह जो हैं डाल्टन ने ये थ्योरी दी। आपां गल करते हैं अणु पुंज बारे। जिस तरह साडे कोल जो परमाणु हैं उन्हां दा पुंज है उस तरह हुण आपां ਵੱਖ-ਵੱਖ अणुओं का जो पुंज है उसनूं लभण का एक तरीका आपां देखांगे। जो सारे परमाणु हैं उन्हां दा जो कुल पुंज है वो अणु पुंज कहलाउंदा है। दैट मीन इट इज़ द सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मॉलीक्यूल। उदाहरण के लिए आपां
पानी की उदाहरण लेने हाँ। तुहानूं पता पानी दे विच H2O दो जो अणु हैं हाइड्रोजन के, अणु दे विच दो जो परमाणु हैं हाइड्रोजन के अते एक ऑक्सीजन का हुंदा है। तो इस दे नाल ही सानूं पता है हाइड्रोजन का जो परमाणु पुंज है वो एक है, ऑक्सीजन का जो परमाणु पुंज है वो 16 हुंदा है। इसनूं असीं U दे नाल जो है वो दर्शाउने हाँ। तो जे आपां इसका जो जोड़ करिए उस तो बाद आपां ने देखना है तो साढ़े कोल दो हाइड्रोजन हैं तो गुणा दो करके साढ़े कोल 2 U आ जाता है। बट क्योंकि ऑक्सीजन एक ही है तो साढ़े कोल इस मुल 16 U होएगा। और जो कुल जोड़ पानी के आणवी पुंज बनेगा वो साढ़े कोल 18 बन जाएगा। इस तरह असी एक जो है होर उदाहरण लवांगे। तो इस दे विच असी देखते हाँ नाइट्रिक एसिड जिसका फॉर्मूला HNO3। इस विच एक हाइड्रोजन का जो अणु हुंदा है, एक नाइट्रोजन का अणु हुंदा है और ऑक्सीजन के 3 अणु हुंदे हैं। तो जिस तरह सानूं पता ही है भी हाइड्रोजन का जो परमाणु पुंज है वो एक U हुंदा है, नाइट्रोजन का जो परमाणु पुंज है वो 14 U हुंदा है अते ऑक्सीजन का परमाणु पुंज 16 U हुंदा है। क्योंकि ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं असीं इहनूं गुणा 3 करांगे तो इस सारे नूं जदों असीं जोड़ते हाँ तो साढ़े कोल 1 जमा 14 जमा साढ़े कोल कुल 48 कुल जोड़ साढ़े कोल 63 U बन जाता है। तो इस तरह साढ़े कोल नाइट्रिक एसिड का आणवी पुंज आ जाता है। इसी तरह विद्यार्थी तुसीं होर उदाहरण कर सकते हैं। जिस तरह जो सोडियम क्लोराइड लूण का फॉर्मूला है वो NaCl, उसका परमाणु पुंज साढ़े कोल 58.5 है। हुण तुसीं इसनूं आसानी नाल लभ सकते हो। यह है मोल संकल्प या मोल कंसैप्ट। इसनूं समझण दे लई असीं एक उदाहरण लैंदे हाँ। तुहानूं पता ही है कि 1 दर्जन तो दुकान तो असीं जदों फल फ्रूट लैण जाते हाँ तो केलियां की 1 दर्जन जो है उस विच 12 केले हुंदे हन। इस तरह जो परमाणु हैं या अणु हैं क्योंकि वह बहुत छोटे होंगे हैं उन्होंने असी इस तरह मापते हैं 6.023 गुणा 10 की पावर 23 जो हैं कण होंगे हैं। इसनों असी एवेगेड्रो नंबर भी आखते हाँ और इसनों असी N और पैर में छोटी जी O दे नाल दर्शाउने हाँ। तो इस तरह जो हैं ये कणों को असी इस संख्या के नाल दर्शाउने हाँ। तो भाव कि साढ़े कोल जो एक मोल है इस विच किसी भी परमाणु या अणु के ग्राम पुंज के बराबर भार के बराबर जे असीं लै लीए तो उस विच इन्ने एक मोल जिन्ने कण होंदे हैं। उदाहरण लई असीं लै लीए हाइड्रोजन का परमाणु पुंज एक U हुंदा है, भाव कि इस दे 1 ग्राम विच इन्ने कण होणगे। इस तरह ऑक्सीजन का जो परमाणु पुंज है वो 16 U हुंदा है, भाव कि 16 ग्राम जे असीं ऑक्सीजन लै लीए तो उस विच 1 मोल भाव कि 6.023 गुणा 10 की पावर 23 इन्ने कण या इन्ने जो अणु हैं वो होणगे। तो इस तो बाद तुसीं किसी भी जो अणु नूं लै लो उसका जो परमाणु पुंज है उसनूं ग्रामां दे विच G दे विच बदल लो तो वो साडे कोल उसे मोल के बराबर आ जाएगा। तो इस तरह असी ग्राम आणवी पुंज अणुआं के पुंज नूं भी इस तरह लभ सकते हैं। क्योंकि सानूं पता ही है किसी भी अणु परमाणु तो मिलकर बनया हुंदा है। उदाहरण लई अमोनीया NH3 तो नाइट्रोजन का जो सानूं पुंज है 14 U, हाइड्रोजन का 3 U तो मिलकर साडे कोल 17 U बनता है। भाव कि 17 ग्राम अमोनीया जो है वो 1 मोल के बराबर होएगा। भाव कि उस विच 6.023 गुणा 10 की घात 23 इन्ने जो हैं वो कण होणगे। तो इस तरह असीं होर उदाहरणों के विच भी इसनूं लभ सकते हैं अते चैक कर सकते हैं। इस तो बाद जे आपां गल करिए अगे मोल संकल्प नूं समझण लई आपां कुछ जो हैं उदाहरण हैं उन्हां दी चर्चा करिए। तो इसनूं असीं 2 तरीके नाल समझ सकते हाँ। जो मोल संख्या है
ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ n ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ n/n0 ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ n0 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਲ ਸੰਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੀ m ਬਟਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਲਰ ਪੁੰਜ ਵੱਡੀ m ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਛੋਟੀ m ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪੁੰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ m ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਲਰ ਪੁੰਜ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਥੱਲੇ ਹਨ ਵੱਡੀ m ਅਤੇ n0 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਨ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਕਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ n0 ਦਾ ਮੁੱਲ 6.023 × 10⁻23 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਕੈਪੀਟਲ M ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣੂ ਜਾਂ ਪਰਮਾਣੂ ਦਾ ਜੋ ਭਾਰ ਹੈ ਮੋਲਰ ਪੁੰਜ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗਣਨਾ ਇਸਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਅਣੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਿੱਦਾਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜੋ ਹੈ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਉਹ ਲਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 52 ਗ੍ਰਾਮ ਹੀਲੀਅਮ ਦਾ ਜੋ ਪੁੰਜ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਮੋਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਣ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮੋਲਰ ਸੰਖਿਆ ਉਹ ਮੋਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਲ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ n ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪੁੰਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮੋਲ m ਹੈ, ਮੋਲਰ ਪੁੰਜ ਕੈਪੀਟਲ M ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਣਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ n ਅਤੇ ਕਣਾਂ ਜੋ ਐਵੋਗੈਡਰੋ ਨੰਬਰ ਹੈ n0 ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮੋਲ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਾਰ ਬਟਾ ਅਣੂ ਜਾਂ ਪਰਮਾਣੂ ਦੇ ਮੋਲਰ ਪੁੰਜ ਨਾਲ ਤਕਸੀਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 52 ਗ੍ਰਾਮ ਹੀਲੀਅਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਟਾ 4 ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੋਲ ਆ ਗਏ ਹਨ ਇਹ 13। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੀਲੀਅਮ ਦੇ ਕਣਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਮੋਲ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਣਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ Thanks a lot for watching. Thank you to all my students.